बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया को हम किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके हमारे पास 3 मेथड्स थे। एक फ़िज़िकल मेथड्स था जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास है केमिकल मेथड्स और थर्ड हमारे पास है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा केमिकल मेथड्स पे। उसके बाद हम आएंगे, एक छोटा सा टॉपिक है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो केमिकल मेथड्स में, यानी केमिकल मेथड्स ऐसे मेथड्स जिसमें हम बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया को या हमारे पास अदर माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो बैक्टीरिया को हम 3 केमिकल्स है हमारे पास, 3 तरीके से 3 मेथड्स है उससे कंट्रोल कर लेते हैं। पहले हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट्स। सेकंड हमारे पास है एंटीसेप्टिक्स। और थर्ड हमारे पास है कीमोथेरापिक्स एजेंट्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। तो पहले हम आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की तरफ कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स यानी ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं और बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, किल कर लेते हैं। और हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट है, ये हमने वर्ड यूज़ किया था वेजिटेटिव सेल का। बैक्टीरिया के अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उसकी ग्रोथ, यानी ग्रोथ से हमारा क्या मुराद है, उसकी रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करवाते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप करवाते हैं। जब उसकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो आखिरकार इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डिसइंफेक्टेंट दे इनहिबिट द growth of vegetative cells. Vegetative cell are those cells which are actively dividing, जिसमें कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स में जो मेन डिफरेंस है, डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए। दे आर यूज फॉर नॉन लिविंग सर्फेसेस। नॉन लिविंग सर्फेसेज या नॉन लिविंग के लिए किस तरह यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, जिस जगह हम बैठे हुए हैं तो हम अपनी चेयर को क्या कर लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं। या ज़्यादातर तुम लोग वॉशरूम में देखते हो फिनाइल हम यूज़ कर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड है, मैं कहता हूँ कि इस पर कोई बैक्टीरिया है तो इस पर मैं केमिकल लगा लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग सरफेसेस के लिए। और ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। दे आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं, तो इसमें हमारे पास आते हैं फिनोल्स आते हैं, हेलोजेंस आते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास अल्कोहल आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स आते हैं, हमारे पास आते हैं पोटाशियम परमैंगनेट इसमें आते हैं, 6 हमारे पास आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज आ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी डिसइंफेक्टेंट्स हम अपने सराउंडिंग में, अगर हम कोई माइक्रोब्स है या बैक्टीरिया है तो अपने सराउंडिंग को क्लियर करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट को यूज़ कर लेते हैं। किस चीज़ को क्लियर करने के लिए, सराउंडिंग को यूज़ करने, साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ये भी केमिकल्स है जो कि क्या कर लेते हैं, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, किल कर लेते हैं, उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स स्पेशली बैक्टीरिया
बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं लिविंग सरफेस के लिए। ये हमारे पास नॉन लिविंग थे, ये हम यूज़ करते हैं लिविंग बॉडीज़ पे या लिविंग सरफेस के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सरफेस के ऊपर। तो ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। तो मेन डिफरेंस क्या है कि ये लिविंग सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। ये भी उसकी ग्रोथ को स्टॉप करवा देते हैं, ये भी ग्रोथ स्टॉप करवा देते हैं। लिविंग सरफेस किस तरह यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, सोप यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास क्या है एंटीसेप्टिक से, माउथ वॉश यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं। इस तरह तुम लोग देख सकते हो सोप्स, जिस तरह डिटोल है हमारे पास, सेफगार्ड इस पर लिखा होता है एंटी बैक्टीरियल सोप। तो ये सारे के सारे हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, एंटीसेप्टिक्स में आते हैं। कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, सोप्स हो गए, इसके बाद हमारे पास माउथ वॉश हो गया, इस तरह हमारे पास क्या है फेस वॉश हो गया। तो ये सारे के सारे यानी अपने बॉडी की, यानी जो हमारे सरफेस, बॉडी के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो उस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स। अगर देखा जाए हमारे पास डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स दोनों के दोनों आते हैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट में आते हैं। यानी हमें इन्फेक्शस काज नहीं हुआ, बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज नहीं किया, बल्कि उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। तो हमारे पास एंटीसेप्टिक और जो डिसइंफेक्टेंट से दोनों आते हैं प्रिवेंटिव मेजर में आते हैं, प्रिवेंटिव मेजर। क्योंकि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हमें प्रिवेंटिव मेजर अपनाने चाहिए। उसके बाद जब एक दफ़ा इन्फेक्शन काज करे तो उसके बाद हम आते हैं थेराप्यूटिक्स एजेंट्स पे आते हैं। अब अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया या बाकी माइक्रोब्स ने हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर ली, हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो गए, तो उसको फिर हम एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट से ट्रीट नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं होता कि किसी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ जाए, वो साबुन को खाता है या माउथ वॉश को पीता है या वो फिनाइल को पीता है या अल्कोहल को पीता है, बल्कि उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कीमोथेराप्टिक्स एजेंट्स। कीमोथेराप्टिक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कीमो बोलते हैं केमिकल्स को कहते हैं, थेराप्टिव बोलते हैं ट्रीटमेंट को बोलते हैं, यानी ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो जितने भी हमारे पास मेडिसिन हम लेते हैं सारे के सारे केमिकल्स होते हैं और उसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या कर लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे पहले हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या कर लेता है, लड़ता है, इम्यून रिस्पांस शो कर लेता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, वो क्या हो गया, फेल हो गया, उस टाइम पे हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो ये एंटीबायोटिक हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या कर लेते हैं, कम्बेट कर लेते हैं। हमारे पास जो वेल नोन है एंटीबायोटिक जिसमें हमारे पास आते हैं टेट्रासाइक्लिन आते हैं, हमारे पास सल्फोनेमाइड्स आते हैं, हमारे पास पेनिसिलिन है, यानी डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज है किस चीज़ के हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स के हैं। और ये एंटीबायोटिक्स क्या कर लेते हैं, ये भी उनकी सेल की प्रोलिफरेशन को यानी सेल को यानी डायरेक्टली किल कर लेते हैं। आगे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। हम जितनी भी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ केमिकल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल मेथड को, तो इनका मोड ऑफ एक्शन, उनका तरीक़ाकार किस तरह होता है, बैक्टीरिया सेल के कौन से पार्ट्स को ये क्या कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया के 2 कैटेगरीज, एंटीबायोटिक्स के 2 कैटेगरीज हैं। हमने एंटीबायोटिक्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं माइक्रोबियोसाइडल, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोबियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। 2 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में आ सकता है डिफरेंस।
तो हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम बोलते हैं माइक्रोबियोसाइडल, दूसरा हमारे पास है माइक्रोबियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। माइक्रोबियोसाइडल, माइक्रोब्स कहते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा यहाँ पे क्या मुराद है, बैक्टीरिया मुराद है। साइडल बोलते हैं किलिंग को बोलते हैं, यानी जो माइक्रोबियो साइडल एंटीबायोटिक्स है वो डायरेक्टली किल कर लेते हैं बैक्टीरिया को। दे डायरेक्टली किल द बैक्टीरिया, दे डायरेक्टली किल्स द बैक्टीरिया, डायरेक्टली उसको क्या कर लेते हैं, मार देते हैं। जो माइक्रोबियोस्टैटिक है, माइक्रोबियो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं स्टाफ को। यानी जो माइक्रोबियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कर लेते हैं, उसको रिड्यूस कर लेते हैं, उसको स्टॉप कर लेते हैं। दे स्टॉप द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया, स्टॉप द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज, यानी इनकी जो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो स्लो हो जाती है और इनका जो पॉपुलेशन से वो एक कांस्टेंट रेंज पे, कांस्टेंट साइज पे रह जाता है। कांस्टेंट साइज का ये मतलब है कि जब हम यूज़ करते हैं माइक्रोबियोस्टैटिक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो जो बैक्टीरिया होती है इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। अब बॉडी के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया हैं उनका एक कांस्टेंट अमाउंट रह जाता है। फिर इम्यून सिस्टम लेट सपोज पहले मार देता है, 10 बैक्टीरिया को मारता है, फिर 20 को मार देता है, फिर 30 को, और इस तरह आखिरकार बॉडी से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन, यानी जितने भी हम केमिकल यूज़ करते हैं वो थेराप्यूटिक्स में आते हैं, एंटीसेप्टिक्स में आते हैं, या हमारे पास डिसइंफेक्टेंट में आते हैं। बैक्टीरिया को किस तरह किल कर लेते हैं, तो पहले अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल के या तो सेल वॉल को डैमेज कर लेते हैं या इनके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर लेते हैं, डिपेंड अपॉन, क्योंकि किसी में बैक्टीरिया की स्पीशीज पे डिपेंड कर लेता है, किसी के अंदर सेल वॉल होता है, किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होता, और डिपेंड अपॉन द केमिकल्स कि वो सेल वॉल के साथ बाइंडिंग करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर लेते हैं, या वो डैमेज कर लेते हैं इंजाइम्स को डैमेज कर लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंजाइम्स होते हैं, या वो डैमेज कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो इन चारों में से अगर कोई एक भी डैमेज हो गया, इसका मतलब है बैक्टीरिया क्या हो गई, किल, बैक्टीरिया क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल मेथड्स। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो अगर हम इसका मिस यूज़ करें तो हमारे बॉडी पे इनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। मिस यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। use and misuse of antibiotics. Literally the term antibiotics is the combination of two words. Antibiotic दो वर्ड से बना हुआ है। एंटी बोलते हैं अगेंस्ट को बोलते हैं, बायोटिक्स कहते हैं लाइफ को बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। तो स्टार्ट में जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड हुए थे तो उस टाइम चूँकि उन लोगों को ये पता नहीं था, उन लोगों ने कहा था कि स्मॉल क्रिएचर्स है जो कि बॉडी के अंदर क्या काज कर लेते हैं, इन्फेक्शन काज कर लेते हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने दवाइयाँ बनाए थे तो उनको नाम दिया था एंटीबायोटिक्स, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, दे आर द थेराप्यूटिकल केमिकल्स, या दे आर केमिकल्स, दे आर एंटीबायोटिक्स आर chemicals used for the treatment of infectious disease,
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शन किस चीज़ को बोलते हैं कि वो डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है। अब एंटीबायोटिक्स किस तरह बनते हैं? एंटीबायोटिक्स के बनने के दो मेथड्स हैं, नेचुरली भी बनते हैं, नेचुरली बना देते हैं, या लेबॉरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल भी बना देते हैं। तो एक मेथड हमारे पास नेचुरल मेथड है एंटीबायोटिक्स का, नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड ये है कि इस नेचुरल तरीके से वो क्या कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स को इस पैदावार कर लेते हैं, उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसकी सिक्रीशन कर देते हैं। किस तरह सिक्रीशन कर लेते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हमारे पास फंगस लाइक बैक्टीरिया है जिस तरह एक्टिनो माइसीड्स हैं, या कुछ फंजाई हैं, ये क्या पैदा कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स को पैदा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास बैक्टीरिया एंटीबायोटिक किस तरह पैदा कर लेता है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक किस तरह पैदा कर लेता है। तो इसको थोड़ा समझे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया है, क्या है, एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया के पास मैं कहता हूँ कि चार चीज़ें हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है। अब एक सेकंड बैक्टीरिया है, क्या है, सेकंड बैक्टीरिया है, उसके पास है ए है, बी है, सी है एंड ई है। अब ये बैक्टीरिया यानी ये क्या करेगा, उसके खिलाफ टारगेट करेगा, उसके खिलाफ एंटी पैदा करेगा, उसके खिलाफ अगेंस्ट पैदा करेगा, लेकिन ऐसा पैदा करेगा जो यहाँ पे इनके पास मौजूद ना हो। अगर इनके पास मौजूद होगा तो ये तो अपने आप को टारगेट करेगा। अब यहाँ पे क्या मौजूद नहीं, ई मौजूद नहीं है, लिहाजा ये क्या करेगा, इनके अगेंस्ट एंटी ई पैदा करेगा, और ये एंटी ई क्या करेगा, यानी ये एंटीबायोटिक जो इसने पैदा किए, प्रोड्यूस किए, ये जाके उसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और इसकी वजह से इनकी क्या होगी, डेथ होगी। तो इस तरह हम इसको पैदा कर लेते हैं, बनाते हैं, उसको लेबॉरेटरी के अंदर भी हम बना देते हैं। लेकिन जनरली जो हम लेबॉरेटरी के अंदर बना देते हैं उसका ऑरिजिन भी लिविंग सेल्स होता है, और उसकी हम फर्दर क्या कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। लेबॉरेटरी के अंदर जो हमारे पास मेथड्स है एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज करने का, वही लिविंग सेल से उसको हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन उसको हम फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। उसमें एक किस्म का तुम लोग ये कह सकते हो कि इसकी हम फर्दर क्या कर लेते हैं, एडिशन कर देते हैं। अब हमारे पास है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स में दो चीज़ें हमारे डॉक्टर साहब के लिए, मतलब कोई फिजिशियन है या डॉक्टर है जो हमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर लेते हैं, और इसमें से दो चीज़ हमारे लिए हैं। डॉक्टर के लिए ये है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे फिजिशियन के लिए, डॉक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है डिजीज़ को डायग्नोस करना, ताकि उसी डिजीज़ का पता चले कि ये किसकी वजह से है, इनके काजेज़। अब एक दफ़ा इनके काजेज़ डिजीज़ के मैकेनिज़्म का पता चल गया तो बाकी उनके लिए मेडिसिन रिकमेंड करना वो इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले क्या काम है, उनके मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए, मोड ऑफ एक्शन का। मोड ऑफ एक्शन का ये मतलब है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं मायोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम, और ये मायोबैक्टीरियम काज करता है ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को। अब मायोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल नहीं है। अब अगर हम डॉक्टर के पास चले गए, हमें खुदा ना ख्वास्ता टीबी है, तो इनका बैक्टीरियल के मायोबैक्टीरियम का सेल वॉल नहीं है, और डॉक्टर हमें इसके लिए देता है एंटीबायोटिक देता है, पेनिसिलिन देता है, क्या देता है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन है, इसका काम होता है सेल वॉल की ब्रेकडाउन करना। किस चीज़ की ब्रेकडाउन करना, सेल वॉल की। तो अगर हमें हमारे बॉडी के अंदर मायोबैक्टीरियम है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद ही नहीं है, और हम उसके लिए यूज़ करते हैं पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, तो हम 6 महीने 7 महीने जितना भी हम यूज़ करें उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा।
तो इसी तरह जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, उसको उनके मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए कि ये कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सी स्पीशीज़ के लिए है, इसके लिए मैंने कौन से एंटीबायोटिक्स देने हैं, उसके सलवाल होता है नहीं होता, कितने टाइम ड्यूरेशन में होगा। तो ये सारा इनको बोलते हैं मोड ऑफ एक्शंस। सेकंड हमारे पास है इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए। एडवर्स इफ़ेक्ट्स का कि अगर फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर लेते हैं तो वो तो बैक्टीरिया को तो किल करेंगे, तो आया उसके हमारे बॉडी पे और कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे। आइदर हमारे बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल से। तो ये दो जो यूज़ ऑफ बैक्टीरिया है, ये फिजिशियन के लिए हमारे लिए क्या है कि हम जो दवाई यूज़ कर लेते हैं उसको रेगुलर इंटरवल पे यूज़ करना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल का ये मतलब है, जब डॉक्टर के पास हमें जाते हैं तो हम कहते हैं कि दवाई को किस तरह यूज़ करते हैं, वो कहते हैं सुबह शाम यूज़ करें। सुबह शाम का ये मतलब है यानी 24 आवर में 2 टाइम्स। अब 24 आवर में अगर हमें 2 टाइम वो रिकमेंड करता है तो हमें हर 12 घंटे के बाद लेना चाहिए। अगर 3 टाइम करता है तो 8 घंटों के बाद, 4 करता है तो 6 घंटों के बाद, यानी उनके टाइम ड्यूरेशन का हम करेंगे। तो इसकी वजह से उनकी जो इफ़ेक्ट होंगे वो उसकी बैक्टीरिया पे क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी ग्रोथ ख़त्म होगी। लेकिन अगर हम रेगुलर इंटरवल पे नहीं लेंगे तो वो क्या काज कर सकते हैं, वो एडवर्स इफ़ेक्ट भी काज कर सकते हैं और वो हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट भी काज कर सकते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट किस तरह काज करते हैं आगे मैं बता देता हूँ। अगला हमारे पास है कोर्स कंप्लीशन का, और ये सबसे बड़ी खामी आजकल है कोर्स कंप्लीशन का। कोर्स कंप्लीशन का ये होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब हमारे पास मिनिमम जो बैक्टीरियल का कोर्स है वो 3 दिन से कम नहीं है। एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है 3 दिन से कम नहीं है। अब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं कि 3 दिन इसे इस्तेमाल कर ले। अब इन केस ऑफ हमारे बॉडी के अंदर लेट सपोज मैं सपोजिशन देता हूँ कि 150 बैक्टीरिया मौजूद हैं। क्या मौजूद है, 150 बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो हम एक दिन भी यूज़ कर लेते हैं, 50 बैक्टीरिया मर गए। दूसरे दिन भी यूज़ कर लेते हैं, 50 बैक्टीरिया मर गए। तो बैक्टीरिया की तादाद जब कम हो जाती है, साथ साथ में इनकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हमारे अंदर वो इन्फेक्शन की जो सिम्टम्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। हम कहते हैं कि बस ठीक हो गई, छोड़ दो, दवाई को क्या करें, साइड पे करो। लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं, हमारे बॉडी के अंदर 50 बैक्टीरिया तो क्या है, मौजूद है। दोबारा से ये ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या काज कर लेते हैं, इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। और इसको हम स्टडी कर लेते हैं मिसयूज़ में। इसको हम कहते हैं मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। मिसयूज़ में इस तरह इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम उसके अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, या हमने क्या किया, कोर्स कंप्लीशन ना किया, तो नेक्स्ट टाइम क्या कर लेते हैं, जब हम एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं तो उससे बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। बैक्टीरिया एक किस्म की रेजिस्टेंट जीन पैदा कर लेते हैं उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। लिहाजा हमें नेक्स्ट टाइम क्या देते हैं, डॉक्टर हाई डोज देते हैं, महंगे दवाइयाँ देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम भी हमने एहतियात ना किया, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ ना किया, तो और भी हमारे बॉडी के अंदर क्या यूज़ होता है, यानी एक किस्म का रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट बनता है, तो एंटीबायोटिक्स उस पर इफेक्ट नहीं होता और हमें क्या कर लेते हैं, हाईली डोज पे लेके आते हैं। तो सेकंड हमारे पास इसमें से है मिसयूज़ में से कि अगर हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, और मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम से इवन के जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और इनसे क्या होती है, इवन डेथ भी होती है। अगर हमारे पास पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, अगर हम इसका मिस यूज़ करें तो ये बॉडी के अंदर पैदा कर लेते हैं, एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर लेते हैं। अगर हम इसका मिस यूज़ करेंगे या इसका ओवरडोज करेंगे, मैसिव मिकदार में उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यूज़ करते हैं,
हमारे पास एंटीबायोटिक से स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की मिसयूज़ कर लेते हैं तो इससे हमारा जो आइडेटरी नर्व है वो डैमेज हो जाता है। आइडेटरी नर्व कौन सा नर्व है? हमारे ईयर से, जो ईयर के अंदर वेव्स जाते हैं, साउंड वेव्स जाते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स लेके जाते हैं हमारे ब्रेन में। तो वो पार्ट जो कि ईयर को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर लेता है, उस नर्व को बोलते हैं आइडेटरी नर्व। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की ओवरडोज की वजह से आइडेटरी नर्व डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो गई तो डीफनेस हो जाती है, हमें सुनाई नहीं देता। इसी तरह अगर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, अगर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का मिस यूज करें तो ये टीथ डिस्कलोरेशन को काज कर लेते हैं। डिस्कलोरेशन, टीथ डिस्कलोरेशन का ये मतलब है क्योंकि यंग के अंदर, टीथ के अंदर क्या होती है, डिपोजिशन होती है कैल्शियम फास्फेट की। अब वो कैल्शियम फास्फेट सही तरीके से वहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता, तो अगर हम एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे जो टीथ है बोन्स वाइट कलर के होते हैं, ये कैल्शियम फास्फेट की डिपोजिशन की वजह से होते हैं। अब अगर हम टेट्रासाइक्लिन को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे एक किस्म की डीमिनरलाइजेशन होती है और टीथ का कलर है वो वाइट नहीं रहता बल्कि वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अल्लाह हाफिज़।